हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्स्ट्रा इफेक्ट। इसके पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और ये है हमारा पार्ट 2। तो इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो बस आपको करना क्या है कि इसको सुनना है। 10 से 15 मिनट का वीडियो है। इसको आप सुन लेंगे तो काफ़ी कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर इसकी हम बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जो भूमि से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और मत्स्य पालन। तो फिर हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन है। तो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कौन है? अब इनको थोड़ा सा मैन्युफैक्चर कर दिया जाए तो द्वितीय से संबंधित वो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, बात करें विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलपूर्ति से। जैसे कि हम बात करें खनन की, खनन किया, बिजली बनाया तो विद्युत में आ गया द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक से थोड़ा सा उसको चेंज किया तो द्वितीयक में आ गया। उसके बाद से निर्माण है और फिर विनिर्माण है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो सारा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो भूमि से संबंधित है, उसके बाद उसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चर किया गया। जैसे कि हम भूमि में उगाए गेहूँ, गेहूँ से उसके बाद क्या बनाए? आटा, आटा से बनाए बिस्किट। तो बिस्किट की अगर बात करेंगे तो किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। जो भूमि से संबंधित है उसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होगा। फिर बात करेंगे तृतीय क्षेत्र से, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर सेवाओं की ही बात होती है, जैसे कि चिकित्सा भी एक सेवा है, परिवहन सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग, बीमा, होटल, ये सब सेवा क्षेत्र से संबंधित है तृतीय क्षेत्र। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी तृतीय क्षेत्र का है, जो पहले कभी कृषि का सर्वाधिक हिस्सा था। फिर बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान मतलब कितना है। तो यही एक तरह से हम देखें तो मोटा मोटी यही है। 16.38%, 29.34% तथा 54.27% क्रमशः यह है। इसको आप देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, तो कब की गई थी? तो सर्वप्रथम 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने के द्वारा किया गया और प्रति व्यक्ति आय उन्होंने उस समय 20 रुपये बताया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम है? तो उनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर बात करें धन निष्कासन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो दादा भाई नौरोजी ने। फिर वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई 1931-32 में BKRV राव के द्वारा और प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये इन्होंने बताया। यह वैज्ञानिक आधार पर की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार पूछे तो 1931-32 में VKRV राव के द्वारा। और अगर वैज्ञानिक आधार की बात न करें तो दादा भाई नौरोजी, आप टिक लगा सकते हैं। फिर स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को होता है। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया तो वाणिज्य मंत्रालय ने 1948-49 में। फिर बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO करता है। राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर बात करें राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद कौन करता है? तो NSSO करता है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुर्जनेट को माना जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। राष्ट्रीय आय है तो एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वर्ष में उत्पादित उन सभी सेवाओं और वस्तुओं का जो भी मौद्रिक मूल्य है उनका योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद NNP। फिर बात करें राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP से घटाया जाता है तो अप्रत्यक्ष कर को NNP से घटाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने दिया था? तो प्रोफेसर राजकृष्ण 1981 में दिए थे। ये और ये पूछ लिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना आधार वर्ष क्या है जिसके हिसाब से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष है 17 से 18। इसी के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उसके बाद बात करें भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। अब फिर बात करें भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो कृषि क्षेत्र का है सबसे कम योगदान। अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है तो राष्ट्रीय आय के अनुसार। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद GDP। उसकी आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है उसका GDP। उसके बाद बात करें किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है। तो क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। उसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल कहलाता है तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद बात करें भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। फिर बात करें ये बदलता रहता है, ये जो महाराष्ट्र है ये बदलता रहता है। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था CSO के द्वारा 1956 में। फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है तो क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है उसका सर्वश्रेष्ठ सूचक। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें टोटल पॉपुलेशन से भाग दिया जाएगा तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी कि एक व्यक्ति की आय कितना है, लेकिन इसको हम उतना सही नहीं मानेंगे। फिर बात करें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। ये ध्यान दीजिएगा, ये राज्य की बात कर रहा है यहाँ पे गोवा है और ये UT की बात कर रहा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। फिर बात करें गरीबी से आशय, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से जो भी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति से वंचित रहना ही क्या है? गरीबी है। जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा और मकान, उन आवश्यकताओं से जो वंचित है वो गरीब की श्रेणी में आते हैं। इसलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं इनको फुलफिल करने के लिए। भारत में गरीबी को मापने का आधार क्या है? तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। मतलब एक दिन में कोई अगर गरीब है तो कितना कैलोरी उसको उपभोग अगर वो कर रहा है तो वो गरीब है।
ये है, गरीबी मापने का आधार है। अब कैलोरी की हम बात करें तो आगे देखते हैं। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है, क्रमशः 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। तो अगर आप ग्रामीण वासी हैं तो आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 2400। शहरी हैं तो 2100 कैलोरी। अगर इससे आप कम कैलोरी ले रहे हैं प्रतिदिन तो आप गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे। ये अर्थशास्त्र की भाषा में है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी किसी दिन कोई, इस आधार पर देखा जाए तो कभी किसी दिन कोई गरीब रह सकता है, किसी दिन अमीर बन जाता है। कैलोरी के हिसाब की बात करें तो मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया। तो लकड़ावाला समिति द्वारा 1989 में। सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो ये भी गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में और रंगराजन समिति 2012 में, दोनों गरीबी से संबंधित हैं। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया गया तो योजना आयोग ने 1962 में। अब बात करेंगे, भारत में वर्तमान में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। नीति आयोग करता है। अब लॉरेंज वक्र क्या है? तो व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन है। लॉरेंज वक्र कि उनकी आय में समानता और असमानता को दर्शाता है ये लॉरेंज वक्र। फिर गिनी गुणांक की बात करें तो आय के वितरण की विषमता की माप का सबसे प्रचलित विधि है गिनी गुणांक। फिर विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है $1.25 प्रतिदिन। यह गरीबी रेखा का निर्धारण है, $1.25 अगर प्रतिदिन इससे कम कोई मतलब उसके पास आ रहे हैं या किसी भी माध्यम से आ रहे हैं तो वो गरीब है। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में। फिर बात करें अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया। तो ये है अंत्योदय कार्यक्रम जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं 2000 में 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, इसीलिए ये 25 दिसंबर को इसका शुरुआत हुआ था और 25 दिसंबर को ही इनको भारत रत्न मिला था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। बस इसको आप सुन लीजिए, इससे आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बस सुनना है आपको, 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एक्स्ट्रा इफेक्ट।